हेलो स्टूडेंट्स। आई एम सिरमौर के बीएमएस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस प्रोग्राम में, क्या हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसेस होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्टॉलवर्ट, मैं हूं शुभांशु जैन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो आई एम सिरमौर ने 2024 में अपना बीएमएस प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को लेकर। ठीक है, यहाँ पे इनका जो एडमिशन प्रोसेस है, ये कोई अलग से अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाते। ये आईपीमैट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, पर सिर्फ आईपीमैट इंदौर का स्कोर नहीं। ये अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, उसका भी वेटेज होता है। ये आपके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होता है, मतलब आपका 10th और आपके 12th के स्कोर को भी लेते हैं। ठीक है, तो उस इस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। फायदा यहाँ पे ये है बहुत अहम, सिरमौर क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो इससे हमको आगे प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस अगर हमारा यहाँ पे परसेंटेज अच्छा रहता है, 4 साल का ये प्रोग्राम है, 4 साल में हमारा यहाँ पे परसेंटेज अच्छा रहता है, तो हम आई एम सिरमौर के एमबीए प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं इफ अवर सीजीपीए इज मोर देन 8। ठीक है, 8 से ज्यादा सीजीपीए होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इनके एमबीए प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। आपको अलग से कैट का पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा प्रोग्राम ये हम लोग कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं, इनके एडमिशन वाले पेज पे आते हैं जो कि है imsirmor.iqdigit.com। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं, बैचलर्स प्रोग्राम में मिलता है बीएमएस प्रोग्राम। ठीक है, एडमिशन फॉर्म पे आएंगे, पर उसके पहले हम लोग यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी पे जाते हैं। एडमिशन पॉलिसी पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे पता चलेगा क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो है कि ये आईपी मैट का एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला फेज क्या होने वाला है कि आपका जो आईपीमेट इंदौर का स्कोर आएगा उसके बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। आपका आईपीमेट का जो स्कोर होगा वो 50% का वेटेज रखेगा, आपके इंटरव्यू का जो स्कोर होगा वो 20% का वेटेज रखेगा। इसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उसका 25% का वेटेज है। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर 60% से कम आपका परसेंटेज है 10th में तो आप एलिजिबल हो। सिमिलरली अगर 12th में आपका 60% से कम रहता है परसेंटेज तो भी आप इनएलिजिबल हो। तो बहुत ध्यान रखें, 12th की प्रिपरेशन, जो बच्चे अभी 12th में है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। हमको अपना परसेंटेज यहाँ पे जितना ज्यादा लेके आएंगे उतना ज्यादा हमको बेनिफिट होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो बच्चे अभी 12th से पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, लास्ट ईयर पास आउट कर लिया था, वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और 10th का भी आप देखें, अगर 80 से कम है तो हमको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। एलिजिबल है पर हमको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। 80 से 90 के बीच में परसेंटेज है तो 5 मार्क्स 10th के लिए मिलेंगे। और 8th में अगर 80 से 90 है तो आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अगर 90 से 95 आपका है तो 8 मार्क्स यहाँ पे 10th में मिलेंगे। और 12th, अगर 12th में 90 से 95 है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 9 अगर हमारा यहाँ पे 95 से ज्यादा परसेंटेज है 10th क्लास में तो 10 मार्क्स हमको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस के 10th क्लास के लिए। और 12th के लिए 15 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका पूरा 25 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप 10th और 12th दोनों में 95 के ऊपर हैं। ठीक है, अगर कम भी रहता है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बस हमारा 60 से ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए। जेंडर डाइवर्सिटी यानी कि फीमेल्स को यहाँ पे, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर जेंडर्स को यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा जेंडर डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, टोटल कंपोजिट स्कोर आपका 100 में से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे अभी 12th में है, जो 12th का पेपर दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 30 जुलाई के पहले जिनके भी पेपर हो रहे हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो और 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें रिजर्वेशंस के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी सीट्स कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो आप उसके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं
अगेन यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप आईआईएम इंदौर के पोर्टल पे जाके आईआईएम आईपीमेट इंदौर के लिए अप्लाई करें। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रहा है वो आईपी मैट इंदौर के बेसिस पे हो रहा है, तो सबसे पहले आप आईपी मैट इंदौर के लिए अप्लाई करें। उसका भी हम लोग ने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और आईपी मैट इंदौर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ से जब आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे कि लिए आप आईआईएम सिरमौर के एडमिशन्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएँ। ध्यान रखिए इसके लिए भी हमको सेपरेटली अप्लाई करना है। आप ये नहीं सोचें कि बस हमने आईपी मैट इंदौर के लिए फॉर्म भर दिया है तो हम लोग आईआईएम सिरमौर के लिए भी एलिजिबल है, नहीं। उसके लिए हमको यहाँ पे सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? अब फॉर्म के लिए वापस हम लोग वही वाले पेज पे जाते हैं, iimsirmaur.iqdigit.com बीएमएस प्रोग्राम पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हमको मिल रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएँगे, यहाँ पे अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन में वो हमसे साइन इन करने को बोल रहे हैं पर अभी तक हमने यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो हम लोग क्रिएट अकाउंट पे जाएँगे और अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, ठीक है? अभी मैं एक रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आप लोग अपनी जो भी आपकी रियल ईमेल आईडी है उसको डालेंगे, ठीक है? तो मैंने अभी एक ईमेल आईडी डाल दिया है, पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो भी आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है? उसको आप फिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है और मैं अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है? रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे ठीक है? तो अब हम लोग नए पेज पे आ चुके हैं, जैसे ही मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, मैं इस वाले पेज पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके कितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हमने एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं किया है, कोई हमारा एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, डैशबोर्ड के बगल में आपको दिख रहा है सेलेक्ट प्रोग्राम। तो सेलेक्ट प्रोग्राम पे आएँगे, हम कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दें 2 फरवरी से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके थे और लास्ट डेट कितनी है 15th मार्च। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो 15th मार्च के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, हमसे यहाँ पे अब मेरी इन्फॉर्मेशंस पूछी जा रही हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं एक रैंडम नेम पुट कर दे रहा हूँ। आप लोग आपके 10th के मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? सेम वही नाम फिल करेंगे, कोई भी स्पेलिंग में अगर जो भी स्पेलिंग आपके 10th की मार्कशीट में वही स्पेलिंग फिल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, हमने यहाँ पे जेंडर डाल दिया अपना, ठीक है? फ़ोन नंबर मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे फिल करूँगा, ठीक है? और जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी तो मैंने पहले ही डाली हुई थी, ठीक है? पहले से ही ईमेल आईडी डली हुई है, तो हम ईमेल आईडी दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन नंबर मैं अभी एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, आप लोग अपना पर्सनल फ़ोन नंबर डालेंगे, जिस पे आपका ओटीपी आ सके, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके, ठीक है? सेव तो अभी के लिए मैंने ये फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखें, वो बच्चे यहाँ पे फ़िल नहीं कर सकते जो कि 2006 जुलाई 2006 के पहले के बॉर्न हैं, ठीक है ना? तो आपकी मैक्सिमम ऐज कितनी होनी चाहिए? 20 इयर्स होनी चाहिए। तो जुलाई 2006 के पहले के बच्चे यहाँ पे फ़ॉर्म फ़िल नहीं कर सकते। मैं अभी के लिए कितना डाल देता हूँ यहाँ पे अगस्त डाल देता हूँ, ठीक है ना? मैं अभी के लिए अगस्त 2006 यहाँ पे फ़िल कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद नेशनैलिटी फ़िल कर देंगे। आधार कार्ड के हिसाब से मेरा क्या नाम है, ठीक है? पहले हमारी मार्कशीट के हिसाब से क्या नाम था, आधार कार्ड में वैसे तो नॉर्मली सेम
इस नेम ही होता है तो हमको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा होता है कि नहीं आधार कार्ड में थोड़ा-सा अलग नाम लिखा हुआ है तो आप उसको वहाँ पे करेक्टली फिल करेंगे। ठीक है? डेट ऑफ बर्थ आधार में जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली थी, उसको आप फिल करोगे, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपका सेम होगा। इन केस अलग होता है तो आप वो फिल करेंगे, ठीक है ना? तो क्या करना है, जो भी हमने हमारे मार्कशीट में 10th के मार्कशीट में 10th में हमारे जो डेट्स डले हुए थे, उसके अकॉर्डिंग आप पहले फिल करोगे। फिर आधार में जो आपके डेट्स डले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे। यहाँ पे भी कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगस्त 2006 मैंने डाला हुआ था, तो सेम जो डेट मैंने यहाँ पे डाली थी वही मैंने यहाँ पे भी डाल दी है। आप अपने मार्कशीट में देखें आपका क्या डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है, आपके आधार पे क्या डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर कौन-सा मोबाइल नंबर है जो आपका आधार के थ्रू रजिस्टर्ड है, ठीक है? जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार के थ्रू रजिस्टर्ड है, आप उसको फिल कर दोगे। ठीक है? आप उसको फ़िल कर दोगे। मैं अभी के लिए सेम रैंडम मोबाइल नंबर का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अपना जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड है, उसको फ़िल करेंगे। ठीक है? इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका आधार से न कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उसको लिंक करवा लें। ठीक है? आधार नंबर फ़िल करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है? तो आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है, वो आप यहाँ पे फ़िल करेंगे। अभी के लिए मैं रैंडमली बस मैंने इस तरीके से लिख लिया है, पर आप लोग अपना ओरिजिनल आधार नंबर ही फ़िल करोगे, ठीक है? फादर्स नेम फ़िल कर दीजिए। मैंने अभी रैंडमली नाम्स फ़िल कर दिए हैं। आप लोग अपने फादर ना और मदर का नाम करेक्टली यहाँ पे फ़िल करेंगे, ठीक है? पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे फ़िल करना है, तो पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर आप फ़िल करेंगे, ठीक है? और ध्यान रखें नंबर हम लोग सही फ़िल करें। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर फ़िल कर देता हूँ। एक और फिर से रैंडम मोबाइल नंबर फ़िल कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? आप लोग अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं, कौन सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इंडिया होने वाला है तो उसको फ़िल करें, किसी और कंट्री से भी आते हैं तो आप यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फ़िल करना है, तो ज जिस भी कंट्री से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करें, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। मैं अभी यहाँ पे इंदौर पुट कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका सिटी लगता है, उसको यहाँ पे सही तरीके से फ़िल करेंगे। कौन-सा जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, उसको फ़िल कर दीजिए, ठीक है? मैं अभी एक रैंडमली नाम लिख लेता हूँ, ठीक है? आप लोग अपना जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, जो भी पिन कोड है, ज़िप कोड है, ठीक है? प्रॉपर एड्रेस आप फ़िल करें। और फिर उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप फ़िल करेंगे, ठीक है? जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, उसको आप फ़िल करोगे कि ठीक है, परमानेंट जहाँ पे भी आपके पास ये तो हो गया, अभी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो भी हमारी फैमिली है, वो कहाँ पे रहती है, उनका हम लोग ने फ़िल कर दिया, ठीक है ना? इसको बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कहेंगे और फिर परमानेंट एड्रेस, अगर सेम एड्रेस है, तो सेम आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना जो भी हाउस नंबर है, उसके साथ फ़िल कर देंगे, ठीक है ना? तो जैसे 12/60 जो भी आपका हाउस नंबर है, उसको फ़िल करके अपना स्ट्रीट का नेम, लोकेलिटी का नेम, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से फ़िल कर सकते हैं, ठीक है?
फिर उसके बाद अपना जैसे ही आपने परमानेंट एड्रेस डाला, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है? इमरजेंसी के टाइम पे किसको कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो आप अपने फादर का नाम डाल दीजिए, ठीक है? यहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिए और मतलब फादर्स नेम नहीं डालना, जो आपके फादर का नाम है उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है? या फादर का नाम, मदर का नाम या कोई भी ऐसा पर्सन जो इमरजेंसी में कॉल उठा ले, है ना? और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आप फिल कर दोगे, ठीक है? मैं अभी के लिए जो मैंने नंबर यहाँ पे डाला था एक रैंडम नंबर वही उठा के वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एड्रेस कौन से एड्रेस पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? फिर से मैं तो सेम एड्रेस डाल रहा हूँ, आपको अगर किसी और पर्सन का डाल रहे हैं, मैं मम्मी-पापा के अलावा, पेरेंट्स के अलावा किसी और का अगर आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल रहे हैं, तो आप उन उसका एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? रिलिजन अपना फिल कर लीजिए, रिलिजन क्या है उसको फिल करें। हिंदू हैं, हिंदू फिल करें, मुस्लिम है, मुस्लिम फिल करें, जो भी आपका रिलीजन है उसको फिल कर दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? कौन से कैटेगरी में आते हैं। अभी के लिए आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी ले लेता हूँ, ठीक है? डिसेबल्ड है या नहीं है उसको आप देख लेंगे, ठीक है? नहीं है, नो पे क्लिक कर दीजिए, अगर है तो यहाँ पे येस पर आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। आगे चल के जब हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आएगी तो हमको इसका सर्टिफ़िकेट चाहिए पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एससी, एसटी या नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी डालते हैं या ईडब्ल्यूएस डालते हैं तो आपको आगे चल के इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, है ना? ब्लड ग्रुप डाल दो, जो भी आपको ब्लड ग्रुप है वो डाल दो। फिर बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बेनिफिशियरी नेम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। अभी के लिए मैं रैंडमली फिल कर देता हूँ, ठीक है? बैंक का नाम फिल कर देंगे। जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका जो नाम है, ठीक है? इन केस आपके नाम पे बैंक अकाउंट नहीं है, आपके फादर का बैंक अकाउंट है, तो उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनके बैंक का नाम, बैंक अकाउंट में आपके फादर का नाम है, तो आपके फादर का जो भी जिसके भी नाम पे बैंक अकाउंट है, आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे फिल कर दो, फादर का अकाउंट है, तो फादर्स का नाम फिल कर देंगे, आपका अकाउंट है, तो यहाँ पे वो फिल कर देंगे। आईएफएससी कोड बैंक के डिटेल्स में अगर आप देखोगे पासबुक पे आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा, जो भी आपकी ब्रांच है उसका एक कोड होगा, आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी आपकी हो, आप उसको फिल कर दोगे। जो भी आपका आईएफएससी कोड आएगा आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपको बताना ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, तो आप उसको डाल सकते हो, ठीक है? अब जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मेरे से क्या पूछा जा रहा है? मेरे से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो, सिग्नेचर और पासबुक जो भी मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट डाला है, उसकी पासबुक का फ्रंट पेज या एक कैंसेल्ड चेक मेरे को यहाँ पे डालना है, उसकी फ़ोटो डालनी है, ठीक है? कैंसेल्ड चेक होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि चेक जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसकी उससे जो चेक बुक इश्यू होती है, उसके ऊपर आप ऐसे क्रॉस करके कैंसल चेक डालोगे या आप अपने पासबुक का फ्रंट पेज की फ़ोटो डालोगे, ठीक है ना? दोनों में से आप क्या देखेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चेकबुक है तो चेकबुक में कैंसल करके फिर डालेंगे या तो फिर आप अपने पासबुक का फ्रंट पेज स्कैन करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में कैटेगरी जो थी उसको जनरल फ़िल करता, ठीक है ना? जनरल कैटेगरी होती तो यहाँ पे मेरे को उसका डॉक्यूमेंट भी माँगना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कैटेगरी कहाँ हमसे पूछी गई थी? हाँ, कैटेगरी हमसे यहाँ पे पूछी गई थी, अगर मैं यहाँ पे डालूँ, तो क्या मेरे से ये कैटेगरी के लिए पूछ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे अब मेरे से कैटेगरी प्रूफ भी पूछ रहा है, तो इसीलिए आप उसको भी यहाँ पे रेडी रखेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए मैं रैंडम अ, फाइल्स डाल देता हूँ, जिससे मैं आगे आप लोगों को शो कर सकूँ कि क्या यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। आप लोग अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, ठीक है? ध्यान रखेंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, सब हमको किसमें चाहिए है, या तो फिर पीडीएफ या पीएनजी या जेपीजी फ़ॉर्मेट में हमको चाहिए।
ठीक है? तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने फ़ोटो पे आ जाते हैं। फ़ोटो अपलोड कर दी मैंने रैंडमली, ठीक है? आप लोग अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ध्यान रखेंगे, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए यहाँ पे, हमारा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? उसके बाद आधार कार्ड पीडीएफ फाइल में डालना चाहें तो पीडीएफ फाइल में, या अगर आप चाहें तो उसको जेपीजी फॉर्मेट में भी डाल सकते हो, और फिर उसके बाद कैटेगरी का प्रूफ डालेंगे, कैटेगरी प्रूफ अपलोड करेंगे आप अपना, ठीक है? अभी के लिए मैं सेम फाइल्स ही अपलोड कर रहा हूँ, मैं बस आपको यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या-क्या हमारे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है? आप लोग एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स ही डालोगे, पासबुक की आपको यहाँ पे फ़ोटो या पीडीएफ यहाँ पे भी पासबुक के फ्रंट पेज का डालो, या एक कैंसल चेक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसमें आपका बैंक अकाउंट का नंबर दिख जाएगा, ठीक है ना? और ये सेम वही बैंक अकाउंट का होना चाहिए जहाँ पे आपका जो आपने डिटेल्स फिल की हैं यहाँ पे, ठीक है ना? उसी चीज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट माँगा जा रहा है, फिर सिग्नेचर माँगा जा रहा है, तो सिग्नेचर की फाइल आप अपलोड कर दें, ठीक है ना? जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, मैं इसके बाद यहाँ से अगले पेज में मूव कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से अगले पेज पे अब हम लोग मूव करेंगे। तो अब हम आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि 10th एंड 12th बोर्ड में 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं पिछले साल, जो इस साल अपीयर कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हाँ, 10th और 12th दोनों में हमारा 60% के ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग अप्लाई करें। जो बच्चे अभी 12th दे रहे हैं, उनका 10th में 60 के ऊपर होना चाहिए, और कोशिश करें कि 12th में भी हमारा 60 के ऊपर ही रहे, वरना फिर हमारा यहाँ पे जो फॉर्म है, जो हमारा पूरा एलिजिबिलिटी है, वो कैंसल हो सकती है ना? ठीक है, इसके आगे अब हमको क्या फिल करना है यहाँ पे, स्कूल या कॉलेज का नेम, है ना? बेसिकली स्कूल का नेम, कॉलेज का नेम यूज़ करते हैं, जहाँ जैसे कि महाराष्ट्र में हो गया, जहाँ पे 11th-12th जहाँ पे जूनियर कॉलेज होता है, ठीक है? तो आप उसको फिल कर देंगे एबीसी, मैं अभी फिल कर देता हूँ रैंडमली। आप लोग अपने स्कूल का नाम, आपकी जो भी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी है, सीबीएसई बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, स्टेट बोर्ड जो भी है, आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है? पासिंग ईयर कौन से साल में आपने पास आउट किया है, 2024 में, 2023 में, जो भी आपका पासिंग ईयर है उसको फिल कर दें। ट्वेल्थ यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपके मार्कशीट में जो पूरा स्कोर है आपका वो परसेंटेज के फॉर्म में है, तो आप उसको फिल कर दो। अगर आपके पास सीजीपीए के फॉर्म में है, तो सीजीपीए के फॉर्म में फिल कर दो। उसमें भी ध्यान रखें, सीजीपीए आपको कितना सीजीपीए आया। सपोज़ करो आपका सीजीपीए आता है 8 आता है ना? और आपका जो मैक्सिमम सीजीपीए था वो कितना है, 10 है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना बन जाएगा, आपका परसेंटेज कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना। सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, कभी-कभी या किसी और बोर्ड में, अगर आपके मार्कशीट में वहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है कि सीजीपीए से किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना? कुछ बोर्ड्स में लिखा रहता है कि 9.5 से मल्टीप्लाई करें, तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने सीजीपीए को, और फिर वहाँ से आप परसेंटेज लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका सीजीपीए है उसको मैक्सिमम सीजीपीए से डिवाइड करके इंटू 100 करना, वहाँ से भी आपका आंसर आएगा, ठीक है? ध्यान रखें, अगर मार्कशीट में मेंशन्ड है कि सीजीपीए से किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज़ करना है, तो आप उसका यूज़ करेंगे, वहाँ से आप अपना परसेंटेज निकालेंगे। अदर देन दैट अगर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे सीजीपीए को मैक्सिमम सीजीपीए से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, तो वहाँ पे कितना आ गया, सपोज़ यहाँ पे 8/10 इंटू 100 करूँगा, कितना आ जाएगा, 80, ठीक है? यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं 12th, अगर जिन बच्चों का अभी 12th चल रहा है, जो अभी 12th के पेपर्स दे रहे हैं, उनको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का 12th पास आउट हो चुका है, उनके पास अपना रिज़ल्ट भी है, तो वो यहाँ पे फिल ज़रूर करेंगे, है ना? इसके आगे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, तो देखता हूँ, फिर से अभी के लिए मैं
परसेंटेज या सीजीपीए, यहाँ पे मैं परसेंटेज लेके बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे आपको क्या फिल करना पड़ेगा, ये तो जब सीजीपीए आया था तो हमने कितना सीजीपीए आया वो लिख दिया, लेकिन जब परसेंटेज लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं कि कितने मार्क्स आए। ठीक है, सपोज करते हैं किसी बच्चे के 500 में से 420 मार्क्स आते हैं, तो 420 अपॉन 500 यहाँ पे मेरा टोटल मार्क्स, तो अपने आप ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा कि कितना परसेंटेज हो गया, 84% हो गया, है ना। ठीक है, ग्रेजुएशन, अगर किसी बच्चे का ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, तो वो उसको यहाँ पे फिल कर सकता है, चांसेस यहाँ पे कम रहते हैं, पर फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और फिर उसके बाद वो अब बीएमएस प्रोग्राम में आना चाहता है तो वो यहाँ पे इसको फिल करेगा, बाकी बच्चे नहीं भी फिल करते कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चल देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रूफ को अपलोड तो किया ही नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट की पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी, वो आप अपलोड करेंगे। ठीक है, 12th के लिए भी आपको सेम करना पड़ेगा, 12th की मार्कशीट को अपलोड करें। यहाँ पे मैंने 12th के लिए भी मार्कशीट, मैं तो अभी एक रैंडम पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी 10th एंड 12th की मार्कशीट को स्कैन करके और फिर ही उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू किया, सेव एंड कंटिन्यू करके अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमारा जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो कौन सा होने वाला है। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा होने वाला है, आईपी मैट इंदौर। ठीक है, आईपी मैट इंदौर का आपको यहाँ पे फॉर्म पहले से फिल करके रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आईएम सिरमौर को ये फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आप उसके लिए रजिस्टर करो। आपका जो आईपी मैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर होगा 8026 और आगे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा आप उसको यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, और उसको फिल करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका आईपी मैट इंदौर का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको यहाँ पे अपलोड करोगे, तब जाके हम यहाँ से आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमको, जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नोट करेंगे, हम अपना फॉर्म यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर यहाँ से ऐड एग्जाम करेंगे, तो पूरी डिटेल्स होगी वो हमारी वहां से यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक सपोज करो कोई बच्चा है जिसका एपीमेट 20 जो इंदौर का एप्लीकेशन नंबर है 8026। ठीक है, जो भी आपका नंबर होगा इसके आगे 26 के आगे 5 डिजिट का नंबर होगा, आप उसको यहाँ पे डाल दोगे। मैं अभी बस रैंडमली डाल देता हूँ जिससे मैं आपको शोकेस कर सकूं, और आपका आईपीमेट का जो फॉर्म है उसको, उसके पीडीएफ को भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये आप अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका एग्जाम जो होगा वो पूरा का पूरा ऐड। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड एग्जाम किया, अब मुझे यहाँ पे दिख गया कि अच्छा मेरा आईपी मैट का एग्जाम ऐड हो चुका है, जो कि मेरा ओवरऑल स्कोर, जैसे ही पेपर होगा स्कोर कार्ड आएगा आईपी मैट इंदौर का, यहाँ पे मेरी स्कोर रैंक सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स फिल की। ठीक है, वो फिल करने के बाद इसके बाद हम लोग अगले सेक्शन यानी कि रेफरेंसेस वाले सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है ना, रेफरेंस वाले सेक्शन पे जाएंगे, रेफरेंस वाले सेक्शन पे जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, हमारे कॉन्टैक्ट्स के नाम, वो लोग जो रेफर कर सके, जो बता सके जो भी आपने डिटेल्स फिल की हैं वो सही फिल की है ना, कहीं पे भी हमको कोई गलत डिटेल फिल नहीं करनी है। हमको जो आईपी मैट का हमारा खुद का एप्लीकेशन फॉर्म है उसी को नंबर हमको फिल करना है ना, जो लास्ट हम लोग ने पेपर दे यहाँ पे देखा एंट्रेंस एग्जाम वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कौन सा फिल करोगे, जो आपने अपने आईपी मैट इंदौर के फॉर्म में भरा है, आपको मिला होगा एप्लीकेशन नंबर, वो फिल करना है, किसी और का फिल नहीं करना है। ठीक है, अब रेफरेंसेस वाले सेक्शन में आपको दो ऐसे पर्सन्स के नाम और के बारे में डिटेल्स देनी है, जो आपको रेफर कर सके, जो आपको बारे में बता सके कि हाँ इसने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है ये सही इंफॉर्मेशन डाली है। ठीक है, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या आपके टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अपने टीचर्स के नाम डाल सकते हो, कौन से स्कूल में वो टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो डाल सकते हो। इसके बाद डेजिग्नेशन डालो, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं तो वो कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, किस डेजिग्नेशन पे हैं, वो आप डाल सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल एंड ईमेल डाल सकते
को, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको फुल करनी पड़ेंगी। आप ये दोनों चीज़ों को फिल करके फिर सेव रेफरेंस डिटेल्स करोगे, ठीक है ना? क्या करना है आपको, आप चाहो तो अपने फादर का नाम डाल दो और टीचर का नाम डाल दो एक जगह पे, या किसी फैमिली रिलेटिव का नाम डाल दो, जहाँ पे जो आपको बता सके, जो बता सके कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डाला है 10th की इन्फॉर्मेशन, 12th की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है ना? तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नाम मैं तो अभी रैंडमली डाल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि हम एक्चुअल नेम उन पर वो पर्सन का, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका डेजिग्नेशन, सब कुछ एकदम एक्यूरेट डालें, ठीक है? मोबाइल नंबर फिल कर दोगे, ठीक है? और ईमेल एड्रेस फिल कर दो। इसके बाद रेफरेंस 2 में भी मैंने यहाँ पे फिल कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से है, उसको फिल कर दें। डेज़िग्नेशन क्या है वो पर्सन का, ठीक है? टीचर है तो आप यहाँ पे टीचर फिल कर देंगे, ठीक है? या आप अपने किसी फैमिली रिलेटिव का बारे में डाल रहे हैं, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे, कौन से डेज़िग्नेशन पे हैं, उसको फिल कर देंगे, है ना? ये फिल कर दिया, इसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, है ना? यहाँ पे ये फिल करके आप रेफरेंस डिटेल्स को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, ठीक है? सेव करने के बाद अब हम लोग कहाँ पे चले जाएँगे, नेक्स्ट पेज पे जाएँगे। तो अब हम लोग प्रीव्यू वाले पेज पे आएँगे। प्रीव्यू वाले पेज पे हम लोग देखेंगे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, क्या वो सब सही है, ठीक है? कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, और सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे आओगे, ठीक है? जैसे ही आपने देखा कि अच्छा सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज यानी कि पेमेंट वाले पेज पे चले जाएँगे, ठीक है ना? तो सारी इन्फॉर्मेशन मैच कर लीजिएगा अच्छे से, कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? पेमेंट वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे से पूछा जा रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन क्या सही है? एक बार मुझे इन सबको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि मेरे तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी जो एप्लीकेशन हो जाएगी वो एलिजिबल हो जाएगी, ऐसा है। इसको अच्छे से पढ़ें, इसको टिक करें और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करें, ठीक है? जैसे ही हम लोग यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करते हैं, मेरे पास यहाँ पे आ गया एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। देखिए, ध्यान रखिएगा, आईपीमेट इंदौर का जो हमने फॉर्म भरा था, वो एप्लीकेशन फीस अलग थी। वो आईपीमेट इंदौर का टेस्ट देने के लिए प्लस आईआईएम इंदौर में एलिजिबल होने के लिए थी। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फीस है, ये आईआईएम सिरमौर का जो एडमिशन प्रोसेस होगा, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए है, ठीक है? हाँ, टेस्ट जो होने वाला है, वो तो आईपीमेट इंदौर का ही होगा, लेकिन यहाँ पे आप को आईआईएम सिरमौर अपने एडमिशन प्रोसेस में कंसिडर करे, ये उसकी एप्लीकेशन फीस है, ठीक है ना? तो यहाँ से अब आप पे नाउ करके कंफर्म करेंगे और फिर उसके बाद पेमेंट पेज पे जाके पेमेंट करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से जब आप करोगे, आपका ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप आईआईएम सिरमौर के एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ओके? ठीक है? टाइमली इस फॉर्म को फिल करें और खूब अच्छे से आने वाले पेपर्स की प्रिपरेशन करें। ओके, बाय।